आए और नमस्कार आप लेकिन ये जो पूरा कार्यक्रम जैसा कि हमारे ने बताया है 25 अगस्त 2022 से जातिवाद जनगणना के नाम को लेकर के मंदिर कमीशन की जो ये आप एक साइड आप बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप कुर्सी पे बैठ जाओ आराम से, बोलो आराम से। बैठ के होने का। अरे बहुत बढ़िया भैया, बैठ के बढ़िया भैया। कोई अच्छा मैं खड़े होकर ये चलो बैठ के संबोधन में थोड़ा सा दिक्कत आती है। मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं 40 सिफारिश है, जैसा कि आप सब जानते हैं, जिसमें से मात्र 2 अभी लागू हुई है। 9 पैकेट निकाल ले। एक केंद्रीय नौकरियों में 27% 92 के अंदर लागू हुई, और दूसरी जो लागू हुई है हाई एजुकेशन में एडमिशन कोटा में 2006-07-08 के बीच में 2 सिफारिश लागू हुई है। 40 सिफारिश थी, 38 अभी बाकी है। इसमें से 22 जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो इस पंपलेट में बच्चे के पीछे हमने लिखवाए हुए हैं, ताकि पढ़ करके समझा जा सके कि मामला क्या है पूरा। ये जो पूरी लड़ाई है बहुत पहले से चली आ रही है। आप सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं कि अगर हम इसको देखें तो सालों से नहीं, सैकड़ों सालों से नहीं, हजारों सालों से ये लड़ाई है। और पूरी लड़ाई को जब हम बारीकी से देखते हैं तो पूरी लड़ाई जो है आज के समय में देश के अंदर जो ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद के गठजोड़ की जो फांसीवादी सरकार है, जो फांसीवादी सिस्टम है पूंजीवाद, सामंतवाद और ब्राह्मणवाद के गठजोड़ का, ये हमारी सीधी लड़ाई उस सिस्टम के साथ में है, उस व्यवस्था के साथ में है। पूरी लड़ाई जो है व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। तो ये एक बड़ी लड़ाई है और जटिल लड़ाई है। लेकिन हम इसकी शुरुआत करते हैं जाति जनगणना से। जाति जनगणना का सवाल हमारे लिए नया नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई नई मांग कर रहे हैं, कुछ अलग मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। 1882 से जातियों की गिनती होती आई इस देश में। जब देश गुलाम था तब से अंग्रेजों ने जातियों की गिनती शुरू कराई हुई थी, और ये क्रम जो है 1941 तक चला। 41 में क्या था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो उसके चक्कर में 41 वाली जो सेंसस थी, कास्ट सेंसस थी, उसके आंकड़े क्लियर नहीं थे, पूरे आंकड़े नहीं जुटाए जा सके। इसलिए 41 की जो सेंसस थी उसको इनवैलिड करार दिया ब्रिटिश हुकूमत ने, और 1931 वाली, क्योंकि 41 के बाद तो ब्रिटिश राज खत्म हो गया, देश आज़ाद हो गया। 47 में अपनी गवर्नमेंट आ गई, यानी कि इंडियन अंग्रेज थे, उन्होंने सत्ता संभाली। तो 1931 में जो कास्ट सेंसस हुई थी, जातियों की गिनती हुई थी, उसी आंकड़े के आधार पर आज जो भी योजना बनती है वही डाटा वहाँ से उठाया जाता है। उस समय जब देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो नेहरू जी ने कहा कि भैया हम ओबीसी या सवर्णों की गिनती नहीं कराएंगे, क्योंकि जातियों को गिनने से क्या होगा कि जातिवाद फैल जाएगा। अच्छा, बड़ी कमाल की बात है कि इस देश में जिन लोगों ने जातिवाद को बढ़ावा दिया, जिन लोगों ने जाति के आधार पर शोषण किया, दमन किया, जिन लोगों ने जाति के आधार पर पूरे सिस्टम पर कब्जा करके 93% जो समाज है, जो किसान, कबीरा, मजदूर समाज है, जिसको हक वंचित समाज कहते हैं, उसको हकों से वंचित कर दिया, वो लोग जिनके अंदर कूट कूट के रगों में जातिवाद भरा हुआ है, वो लोग कह रहे हैं कि जातियों की गिनती से जातिवाद। इस देश में जब बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ में आने, जैसे ही वो माँ के गर्भ में आता है, पैदा होने से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि बच्चे की जाति क्या होगी। उसका बेचारे का जन्म नहीं हो पाता है, लेकिन ये तय हो जाता है, घर वाले नाम खोजने लगते हैं, इसका नाम राज यादव होगा, नहीं इसका नाम तो जो है जय पटेल होगा, या इसका नाम फलाने शर्मा होगा, या द्विवेदी होगा।
तो वो बच्चा पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, जमीन पर आया भी नहीं होता है, लेकिन उसकी जाति तय हो जाती है। वहीं से ये तय हो जाता है कि बच्चा जब बड़ा होगा तो वो किसके साथ खेलेगा, किसके साथ बैठेगा, किसके साथ खाएगा, और शादी होगी तो किस समाज में शादी होगी, सारी चीज़ें वहीं से तय हो जाती हैं। ये तो जाति प्रधान देश है पूरी तरीके से। यहाँ वो लोग कहते हैं कि जब अगर जातियों को गिनोगे तो जातिवाद बढ़ जाएगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, दलित और आदिवासी की जातियों की गिनती होती है, संविधान में दर्ज है। केवल पिछड़ों और अगड़ों की गिनती नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो पूरी लड़ाई है, जो डाइवर्ट कर दिया गया, जो नैरेटिव सेट कर दिया गया, हमारे और आपके माइंड में भर दिया गया है कि हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई है। आप सब हमसे उम्र में बड़े हैं और यहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपने देखा होगा, क्या 90 से पहले कोई मंदिर मस्जिद की लड़ाई थी क्या? 90 से पहले कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी क्या जो आज है इस तरह की थी? इस तरह की लड़ाई। तो ये क्यों इन्होंने किया? क्योंकि असल में हिंदू मुसलमान की नहीं, मंदिर मस्जिद की नहीं, लड़ाई जो है वो अगड़ों और पिछड़ों के बीच में संसाधनों के बंटवारे की लड़ाई, नौकरियों के बंटवारे की लड़ाई, जमीनों के बंटवारे की लड़ाई है, राजनीतिक सत्ता, धार्मिक सत्ता के बंटवारे की लड़ाई है, संपत्ति के बंटवारे की लड़ाई है, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी, इसमें हिस्सेदारी की लड़ाई है। और इस पूरी लड़ाई को, इस पूरे मुद्दे को घुमाने के लिए वो कभी मंदिर मस्जिद ले आते हैं, कभी हिंदू मुसलमान ले आते हैं, और मुद्दा का कमज़ोर पड़ता दिखता है तो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से फूल बरसवाता है, कावड़ यात्रा चल रही है, कावड़िए दंगा फैला रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, और हमारे जो पुलिस वाले जो होते हैं वो बैठे देखते रहते हैं। अभी कल ही की घटना, एक आरएसएस वाले को बुरी तरह पीटा, आपने अगर देखा हो, वीडियो वायरल हुआ बहुत। आरएसएस का और संचालक था कोई क्षेत्र का, काली टोपी लगाए हुए था, तो गलती से एक कावड़िए ने, तो हुआ ये कि उसकी गाड़ी खड़ी थी, वो खाना खा रहा था और कावड़िया उसके आगे कावड़ रख के चला गया। तो उस बेचारे ने, हालांकि बेचारा तो नहीं होता है आरएसएस वाला, लेकिन बेचारा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बेवजह पीट दिया गया। तो हम तो किसान मजदूर समाज के लोग हैं, हमें तो सबका दर्द होता है। तो हुआ ये कि उसने नहीं देखा, खाना खा के आगे चलने के लिए उसने जैसे ही गाड़ी बढ़ाई तो उसके कावर पे गाड़ी टच हो गई, तो तुरंत बैठी, उसका जल फैल गया। इतने में कावड़ियों ने हल्ला कर दिया, वो काली टोपी लगाए हुए था, हालांकि आरएसएस की तो टोपी काली होती है, पर उन अंधभक्तों को क्या पता, उनके सैनिकों को तो नहीं पता जो उन्होंने तैयार की है, सेनापतियों को पता है कि काली टोपी किसकी होती है। तो उन्होंने मुसलमान का हल्ला करके उसको निकाल करके, नंगा करके बुरी तरह पीटा, उसकी गाड़ी पलट दी, लठ मार मार के गाड़ी फोड़ दी। आग लगाने जा रहे थे, जैसे तैसे लोगों ने, पुलिस वालों ने आग लगाने से गाड़ी को बचाया। तो ये जो सिस्टम है, ये जो लोग लाए, क्यों लाए हैं? ताकि हमारे लोग इसमें उलझे रहें। और इस पूरे, आप रोड पे खड़े हो जाइए और सुबह से लेकर शाम तक केवल ये पूछिएगा आपका परिवार क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी जाति क्या है, आपके घर में जो माँ बाप हैं आपके वो क्या करते हैं, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। ये जो भी बच्चे हमारे समाज के भाई बहन जा रहे हैं, ये वो हैं, इनमें न तो कोई IAS IPS अधिकारी का बेटा बच्चा है, न किसी बड़े नेता का बेटा है, न ही वो बाबू जगदेव कुशवाहा ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन दौलती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है। तो हमें लगता है हमारे समाज को एक ही जगह समझ में आया कि कावड़ यात्रा में 90 भाग हमारा, हम लेके रहेंगे, तो वो हमारे समाज ने हासिल कर लिया, उसकी बधाई हम उसको दे सकते हैं। लेकिन लड़ाई जो है बहुत बड़ी है। इसलिए आज ये सवाल उठता है कि जब देश में 90 साल की आंकड़ों के आधार पर जब योजनाएं बनाई जा रही हैं, जब देश में हर 10 साल में गिनती होती है, उसी गिनती के साथ में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की गिनती होती है, तो आखिर क्या कारण है अगड़ों और पिछड़ों की गिनती नहीं करवाई जाती? क्योंकि जो जाति जनगणना का सवाल है, तो उससे केवल ये नहीं पता चलेगा कि किस जाति की संख्या कितनी है, सिर्फ इतना नहीं पता चलेगा कि यहीर कितना है, कोरी कितना है, कुर्मी कितना है, निषाद कितना है, बिंद कितना है, नोनिया कितना है, चौहान कितना है, दुनिया कितना है, अंसारी कितना है, सारी जात खा गया है ना। तो ये जो इन्होंने झगड़ा क्यों लगाया, ताकि हम सही से ना हो और ये ना समझ पाए कि असली चाल क्या है, असली लुटेरा कौन है, लूट कौन रहा है, ये बचे रहें और लूटते रहें। इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए और चोर को पकड़ने के लिए भी जरूरी है कि जातियों की गिनती करवाई जाए और जनसंख्या अनुपात में बंटवारा किया जाए। तो अब
मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग सहमत हैं जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं? FIR तो ना भैया कोई आप पे भाई, है FIR तो ना भैया आप पे भाई कोई। FIR तो हो चुकी है, जेल भी जा चुके हैं। अरे वो तुम बोलिए जाति उसके बाद जनगणना होनी चाहिए या नहीं? पक्का आवाज दुआई नहीं। अरे होनी चाहिए। बताइए, देखिए समाज की लड़ाई है और हम लोग जो हमारी क्षमता है आपके सामने है और उसी से हम ये प्रयास जारी रखे हुए हैं। ये 17 फरवरी तक यात्रा चलेगी, पूरे प्रदेश में घूमेगी अभी, यानी कि जितना चल चुकी है उतना अभी और चलेगी। उसके बाद 17 फरवरी को लखनऊ में इसका यात्रा का समापन होगा और स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि इस यात्रा से न तो जाति जनगणना होने वाली है और न समस्या का हल निकलने वाला। यात्रा इसलिए है ताकि आप लोगों के बीच में हम पहुंच सकें, आपसे मिल सकें और अपना हम लोग मिलकर के जो हमारे सबका दर्द है उसको साझा कर सकें शुरुआत एक दूसरे के साथ में, और फिर उस साझी लड़ाई, एक दर्द साझा करें और साझी लड़ाई तैयार करके साझा नेतृत्व के रूप में इस लड़ाई को लड़ें संघ से टूट के। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 17 फरवरी को हम लोग बैठे, हम लोग तो बैठ जाएंगे जो भी हमारी संख्या रहेगी, तो क्या आप लोग 17 फरवरी का आंदोलन में साथ देंगे? लड़ाई आर पार की होगी। देखिए, एक दिन 2 दिन के आंदोलन से, धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं हासिल होगा। हम स्थायी आंदोलन करेंगे, किसान आंदोलन। जब तक स्थायी आंदोलन नहीं होगा, जब तक लाइन खींच करके हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो यही हम जानना चाहते हैं कि 17 फरवरी के इस आंदोलन में आप सब लोग साथ देंगे? पक्का देंगे, साथ बैठेंगे। बिल्कुल, बस यही आप सभी से मुझे आशा है और यही उम्मीद के साथ मैं आया हूँ बदायूं में और आपके गांव में। आप सभी ने सुना और समय दिया, इसके लिए मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय शमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों, आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों, इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है। हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना। शुक्रिया। जय मंडल, जय शमदान।